जैसे कि सबको पता है कि ईरान ने 200 मिसाइल फायर किए हैं इजराइल के ऊपर, तो ऑल आउट वॉर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो गई है। तो क्या कंडीशन है इंडिया का, क्या दोनों के साथ में रोल है, क्या हमारा स्टेक पे, क्या दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये एक्सप्लेन सेक्शन में आया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ओके, अभी तक वैसे कोई मीडिएटरी रोल हमने प्ले नहीं किया है, और केवल एक मीडिएटर होने के अलावा ज़रूरी है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन किया जाए, ऐसा इस आर्टिकल के राइटर का कहना है। तो अभी ऑलरेडी क्या चल रही हैं, कंडीशंस क्या हैं, तो कुछ महीने पहले भी ईरान ने ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए थे, जबकि ये पता चला था कि दमास्कस जो है सीरिया की कैपिटल, वहाँ के कॉन्सुलर बिल्डिंग पे इजरायली स्ट्राइक हुआ है, और वहाँ के जो सीनियर ईरानियन जनरल थे वो मारे गए थे। तो यही माना जा रहा था कि वो अटैक इजराइल द्वारा हुआ था, इसलिए ईरान ने तभी भी मिसाइल्स लॉन्च किए थे। और ये जो अभी लॉन्च किए गए मिसाइल्स, दे आर सिमिलर टू दोज लॉन्च्ड इन 2020। तो 2020 में क्या हुआ था, एक्चुअली में असैसिनेशन हुआ था वहाँ के कुद्स फोर्स। अब कुद्स फोर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुद्स फोर्स जो है वो वहाँ की जो फोर्सेज हैं ईरान की, उनमें से वहाँ की 5 ब्रांचेज हैं, ठीक है। उसका नाम IRGC है। टोटल जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उसकी 5 ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांच का नाम कुद्स फोर्स है। ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्स है, ठीक है। तो कायदे से काम ये कर रही है जो हमारा रॉ कर रहा है कि बाहर इंटेलिजेंस का, बट ये फोर्स का भी काम कर रहे हैं, ओके। एंड साथ में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को भी काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं कुद्स फोर्स। जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स, आपको पता ही है ईरान कई लोग को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल हमास को करता है, हिजबुल्ला को करता है, ठीक है, हouthis को करता है। तो जहां जहां पे भी मतलब इस तरीके के फोर्सेज हैं, शिया फोर्स हैं, पैलेस्टीनियन शिया फोर्स हैं, इन सबको ईरान फंड करता है, सपोर्ट करता है। तो उसमें कुछ फोर्स भी इनको सपोर्टिव रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स को, और इस वजह से ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का उदाहरण माना जाता है। याद रखना, कुछ फोर्स ईरान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का उदाहरण है, ओके। अब क्या हुआ है कि उस टाइम पे, हाँ, 2020 में जब कुछ का एक जो चीफ थे वो मारे गए थे एट अ US मिलिट्री बेस इन वेस्टर्न इराक में एक US मिलिट्री बेस में मारे गए थे। तभी भी ईरान ने इस तरीके के स्ट्राइक्स किए थे, लेकिन उस टाइम पे भी जो अटैक हुए थे तो इसराइल ने काफ़ी बड़ा जवाब नहीं दिया था। रिस्पॉन्स जो था थोड़ा लिमिटेड ही था, लेकिन इस बार जो अप्रीहेंशन, सबसे बड़ा डर है ऐसा है कि अगर कुछ रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो गया तो इट कैन लीड टू अ फुल ब्लोन वॉर। तो काफी ज्यादा रीजन जो है मिडिल ईस्ट का वुड गेट इम्पैक्टेड, एंड इनफैक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड थिंग्स वुड गेट इम्पैक्टेड। और वो कितना एक्सपैंड हो जाएगा वो हम नहीं जानते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मेजर वरी फॉर इंडिया। तो हम यूपीएससी के रेलेवेंस से देखेंगे कि इंडिया का क्या यहाँ पे फायदा है। तो सबसे पहले दोनों कंट्रीज के साथ में इंडिया के कैसे रिलेशन है वो जान लेते हैं। तो इसराइल के साथ में कैसे रिलेशन है, वो हमारा बहुत बड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर रहा है, और खासकर मोदी गवर्नमेंट के अंडर हमारी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा डीपन हो गई है। और हमेशा से ये एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अगेंस्ट रही हैं दोनों कंट्रीज, इंडिया और इसराइल। और सबसे बड़े जो हमारे वैसे डिफेंस के पार्टनर्स हैं US, फ्रांस और रशिया, उनके बाद में इसराइल भी हमारा बहुत मेजर सप्लायर है। और इसने हमारे कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, जब ज्यादा लोग ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पे इसराइलीज ही स्टेप अप किए थे उस टाइम पे, ओके। और ईरान के साथ में यदि देखें तो ये हमारा काफी बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का। और अगेन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाला टेररिज्म है, उसमें ईरान और इंडिया की एक ही राय है टेररिज्म को लेके। और वहाँ पे तालिबानीज का भी जो नई गवर्नमेंट है वो कैसे ट्रीट करते हैं माइनॉरिटीज को, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है काबुल में, इन सब चीजों के ऊपर हमारी आइडियोलॉजी मैच करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इज द चाबहार पोर्ट, जो कि हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान में जो बनाया जा रहा है, ओके। अब क्या होगा अगर मान लो कि वॉर जो होता है वो अगर बढ़ जाता है, तो उससे इंडिया का कहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो पहली बात तो वहाँ पे हमारी जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है, करीब 18,000 लोग इसराइल में रह रहे हैं, ईरान में भी 5 से 10,000 लोग, टोटल पूरे रीजन में अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट में तो 90 लाख लोग रह रहे हैं। तो इंडियन कम्युनिटी को बहुत बड़ा रिस्क है। ये डेटा आप है ना याद कर सकते हैं। ओनली फ्यू फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वेस्ट एशिया है वहां से इंडिया को 80% ऑयल सप्लाई आते हैं, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि अगर मान लो वॉर होता है तो फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जहां पे अभी अरब कंट्रीज बहुत
ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है उस चीज़ के ऊपर भी असर पड़े। ओके, और इंडिया खुद भी रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट को अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरह देखती है। तो काफ़ी टाइम से इन लोग पुश कर रहे थे IME कॉरिडोर, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और जो कि अगेन स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अगर वॉर होता है तो इसमें भी हमें काफ़ी घाटा होगा। यहाँ पे दूसरी कंट्रीज का भी दिया हुआ है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट जस्ट अगर आपको, अगर मान लीजिए मेंस क्वेश्चन में आता है कि हाउ वेरियस प्लेयर्स आर गेटिंग अफेक्टेड और हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग, तो आपको पता होना चाहिए। तो कतार का काफ़ी बड़ा रोल है, इट हैज़ बीन ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि उसने हर तरफ से एंगेज किया है। एक तरफ पैलेस्तीन को भी उसने एड दी है, दूसरी तरफ जो लीडर्स हैं हमास, उनको होस्ट किया है, गजा में भी पैसे इसने दिए थे। ओके, अब इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज डायरेक्टली इजराइल्स नेबर, तो खुद इसका जो बॉर्डर थी गजा के साथ वाली सुनाई पेनिनसुला जो था, वो उसने लूज कर दिया था इसराइल को 1967 के वॉर में। हालांकि बाद में इनको मिल गया था, लेकिन अब इनको यही टेंशन है कि अगर फिर से अगर गजा के सारे रिफ्यूजीज यहाँ पे आने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इजिप्ट चाहता है कि जल्दी ये सब रुक जाए। सऊदी अरेबिया का पीस स्टेक खुद का है, तो वो सऊदी अरेबिया दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ईरान में शियाज हैं, तो उनके साथ में रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, और सऊदी इसराइल पीस टॉक्स भी जो हैं वो रुकी हुई हैं। UAE का ऐसा है कि उसका फ्यूचर अपना बस वो देखना चाहता है, इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो। टर्की ऐसी कंट्री है जिसने बैक चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसने मतलब जो लीडर्स हैं, चाहे US के, हमास के, ईरान के, उन सबके साथ में कम्युनिकेशन की है। US ऑब्वियसली हैज़ बीन ट्रेडिशनल आर्बिटर, हर जगह पे टांग अड़ाने की उनकी आदत रही है, तो वो अपना वही काम करेंगे। चाइना जो है वो अपने आप को थोड़ा पोजिशन कर रहा है, अगेन हर कोई अपने सेल्फिश स्टेक्स के लिए ही देखेगा, तो वो चाहता है सऊदी ईरान डील भी हो जाए, और साथ में उसने हमास फतह टॉक्स भी करवाए हैं, तो उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो इस वजह से वो भी चाह रहा है कि किसी तरीके से पीस हो जाए, तो ताकि वहाँ की भी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस इशू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।